हैं सारा खेल कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का होता है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स क्या किसको बोलते हैं? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स, ठीक है। आप लोग फेविक्विक या फेविकोल खरीदो तो उसमें देखो बॉक्स पे उस डब्बे पे लिखा होता है एडहेसिव, ठीक है। वो क्या करता है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को चिपकाता है, ठीक है। सोचो अगर मुझे एक कागज को इस बोर्ड पे चिपकाना है तो उसमें क्या लगा देते हैं? फेविकोल, है ना। या जो ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के ऊपर जो प्लाई लगती है, ठीक है, उसको चिपकाना हो तो भी हम फेविकोल का यूज करते हैं, ओके। तो क्या हो रहा है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। तो सारा खेल इसमें किसका है? एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट में, ठीक। ऐसे सारी बातें लिखी थी। सारा खेल एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का है, ठीक है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स का है, ठीक। अब आपको पता है सर एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स force acting between two different molecules, okay, force acting between two different molecules, ठीक है, हो गया। और कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? आप लोग थोड़ा टाइम पे आया करो, ओके। कोहेसिव फोर्स बोलते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन, सॉरी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने क्या बोला? सारा खेल किसका? एंगल ऑफ कांटेक्ट में, ठीक है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको नोट डाउन करो, ये बातें लिखो आप लोग जल्दी से, फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए, टाइम नहीं है। हमने आपने वाटर को फिल कर दिया, बहुत ही ध्यान से देखोगे तो कोने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे उठा हुआ, ठीक, ओके। बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये जो टॉप सरफेस है, क्या है ये? टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट एज द स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो सरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके, कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ से मेनिस्कस उठा हुआ दिखा। अब वो डिपेंड करता है लिक्विड कौन सा, ठीक है। अब इसमें तीन सिचुएशन बनते हैं, ठीक है, आ जाओ, 3 केसेस बनते हैं इसमें, है ना। अब इसमें 3 केसेस बनेंगे। यहाँ पे सर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जो, ठीक है, वो अलग अलग 3, या तो फ्लैट होगा। आप देखो बीकर में पानी को भरो, ठीक है, ग्लास बीकर में, तो बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा, ठीक है, ओके। जिसको ग्लास बॉटल है क्या, जिसे पानी पिला, कोई बॉटल वो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, क्या है ना, जो टॉप सरफेस है वाटर का, जो टॉप सरफेस है, बिल्कुल देखो वाटर में जो टॉप सरफेस है बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। ये क्या है? बीकर का वॉल हो गया, और इससे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जीरो। अभी बताते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कई लिक्विड्स ऐसे तो जिनकी वेटेबिलिटी बोले तो सरफेस से चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके, समझ में आया? अब इसमें 3 सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 अलग अलग सिचुएशन होते हैं। फर्स्ट सिचुएशन देखने जा रहे हैं, ठीक है, चलो फर्स्ट सिचुएशन देखने जा रहे हैं। मान लो आपने बीकर में पानी को फिल किया, ठीक है, पानी बोले तो कोई लिक्विड, चलो एनी लिक्विड को फिल किया, बीकर में आपने लिक्विड को फिल किया, और टॉप सरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे, ठीक है। 3 सिचुएशन बनेंगे, बीकर बनाओ, पहला सिचुएशन है, दूसरा, तीसरा। ये बीकर है, ठीक है,
अब या तो आपने कोई एक लिक्विड फिल किया और बिल्कुल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। एक बार आपने लिक्विड को फिल किया, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यस, चलो ये टॉप सरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक। तीन सिचुएशन बनेगी, या तो मेनिस्कस, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, मेनिस्कस। ओके, चलो सरफेस, टॉप सरफेस को, अब जब यही बीकर का रेडियस बहुत छोटा होगा, अभी बताएंगे कैपिलरी ट्यूब, तो उसको हम मेनिस्कस बोल देंगे। यहाँ पे देखो स्ट्रेट है, यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसे बना हुआ, ठीक है। अब ये तीन सिचुएशन ये हम एनालिसिस करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या डिटेक्ट कर रहा है, ठीक। तो पहला सिचुएशन, ये जो वाटर सरफेस है, ये जो वाटर सरफेस है कांटेक्ट सरफेस, ये क्या है, कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, ये ग्लास का जो सरफेस कांटेक्ट, इस पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, इस पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। और ये जो सरफेस है वाटर का टॉप सरफेस, ये बिल्कुल इस तरीके से, इस पे मेनिस्कस या ऐसा प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। और ये ही एंगल, ठीक है, वाटर के अंदर वाला एंगल, ठीक है। कांटेक्ट सरफेस, ये जो वाटर है जिस सरफेस से कांटेक्ट में, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और जो सरफेस है, जो मेनिस्कस बन रहा है, जो कर्व सरफेस बन रहा है, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और अंदर वाला एंगल मेजर कर लो। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। यहां पे सर क्लियरली दिख रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे सर, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा है। बोले तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, टॉप सरफेस, ये दीवार से, ये जो बीकर की दीवार है उससे चिपकने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स डोमिनेट नहीं कर रहा, यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, एडहेसिव फोर्स। देखो वाटर का सरफेस दीवार से चिपकने की टेंडेंसी रख रहा है ना, वो डोमिनेट कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स डोमिनेंट है। और एंगल ऑफ, जब भी ऐसा हो, मतलब जब भी ऐसा होगा तो एंगल, जब एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा, यहाँ पे कौन डोमिनेट है, एडहेसिव फोर्स डोमिनेट है सर यहाँ पे, ठीक है, एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ओके, जब भी ऐसा हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री। और जो लिक्विड है वो सरफेस को गीला कर रहा है, बोले तो वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी, एबिलिटी टू वेट द सरफेस, उसी को क्या बोलते हैं, वेटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ग्लास में पानी को फिल करो, ठीक है, फिर ग्लास को खाली कर दो, तो ग्लास में जब हाथ डाल के ऐसे फेरोगे, हाथ में आपका लिक्विड लग जाए, ठीक है, मतलब उस लिक्विड ने क्या किया था, ग्लास को गीला कर दिया, समझ नहीं बात। ओके, अब जनरली क्या होता है, ग्लास बॉटल, एक ग्लास का बॉटल हो और वाटर, ग्लास के बॉटल में अगर वाटर को फिल कर रहे हो, ग्लास बीकर में वाटर फिल कर रहे हो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आता है, 90 डिग्री आता है, समझ में आया। जैसे देखो यहाँ पे ये ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल में वाटर को फिल कर दिया, तो देखो मेनिस्कस बिल्कुल, ये जो सरफेस है टॉप से बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है क्या, कोई भी यहाँ पे कर्विंग नहीं हुई ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0। और एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने क्या बताया, वाटर जिस सरफेस से कांटेक्ट में, उस सरफेस पे क्या खींचे, टेंजेंट, और सरफेस पे भी टेंजेंट खींचो, जो कर्व इस पे भी टेंजेंट खींचो। इन दोनों ही टेंजेंट के बीच में जो एंगल आता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। यहाँ पे बीकर को क्या कर रहा है ना, बीकर ऐसे लिखिए, बीकर को इसने क्या कर दिया, गीला कर दिया, ठीक है, वेट कर दिया इसने, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री था। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ना तो हमको पता, यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा, पता ही नहीं सकती एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, कोहेसिव फोर्स, तो यहाँ पे है ना, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, कैन से एनीथिंग, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस, जिस सरफेस से कांटेक्ट था उसके अलावा क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। और ये जो सरफेस है, सरफेस के अलावा जो कांटेक्ट में था सर, सरफेस से, बीकर के सरफेस से जो लिक्विड का सरफेस कांटेक्ट में है, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अब इस टेंजेंट पे एंगल बनाओ, किधर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। ये जो टेंजेंट सरफेस है और ये जो टेंजेंट सरफेस है, इन दोनों ही सरफेस के बीच में एंगल बनाओ, किधर, लिक्विड के अंदर। ये वाला एंगल मेजर नहीं करना है, कई बार आप लोग ये भी एंगल मेजर करके, ये नहीं लेना है, ठीक है। ओके, लिक्विड के अंदर वाला एंगल लेना है आपको। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे सर क्लियरली दिख रहा है सर, 90 डिग्री से तो ज्यादा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे
ये सरफेस को, ये जो बीकर का सरफेस उसको गीला नहीं करेगा, है ना। ओके, बीकर के सरफेस को गीला नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। तो कोहेसिव फोर्स किसके बीच में लगता था? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू द बीकर का सरफेस और लिक्विड, है ना। जो दीवार बीकर का जो मटेरियल है उसके बीच में और लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स कम है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स। दैट्स व्हाई आपको सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब एंगल ग्रेटर देन क्या है? 90 डिग्री, तो सरफेस को गीला नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, इफ एंगल ऑफ, है ना, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन लिक्विड will not wet the surface with the beaker या surface। ठीक, समझ आई बात? ओके, देखो मैंने क्या बोला, फिर से समझो। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट में मैंने क्या बोला? सारा खेल किसका है? कोहेसिव और एडहेसिव का। एक बीकर लिया, उसमें आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया। अब तीन केसेस होते हैं, या तो सर सरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, या तो स्ट्रेट दिखेगा, या तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, बोले तो जो बीकर का मटेरियल है, जो बीकर की दीवार है और जो लिक्विड फिल किया, उनके बीच में लगने वाला फोर्स डोमिनेट कर गया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल है ना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बीकर को ये वेट कर देगा। ओके, समझ नहीं बात? अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री के बराबर आ गए तो हम कुछ कह नहीं सकते, कैंट से एनीथिंग। ओके, वी कैंट से एनीथिंग। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो लिक्विड का सरफेस, ये कब होता है? जब ग्लास में आप लोग मरकरी को फिल करो। ठीक है, बीकर में आप लोग मरकरी को फिल करोगे तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू द दीवार के बीच में, दीवार और मरकरी के बीच में लगने वाला फोर्स। तो मरकरी अगर किसी ग्लास में फिल करे और ग्लास को खाली कर दो तो पूरा पूरा ग्लास बिल्कुल ड्राई दिखेगा आपको, एक भी मॉलिक्यूल्स उसमें मरकरी के नहीं दिखेंगे। अगर सिमिलर, अगर मैं बोलूं एक ग्लास लो और उसमें मरकरी को फिल करो, ठीक है, या ऐसे सोचो दीवार, ठीक है, ग्लास या दीवार सोचो, दीवार है, दीवार पे मरकरी को फेंको तो दीवार से मरकरी, है ना, नहीं चिपकेगी। अगर दीवार पे ही मैं पानी को फेंकता हूं तो दीवार गीला हो जाएगा। तो पानी और दीवार के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा है ना, एडहेसिव फोर्स, तभी तो दीवार को गीला कर रहा है। अभी मैंने बताया था, सिंपल देखो ना, इस बोर्ड पे मैं मार्कर के थ्रू लिख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो मार्कर के इंक है और जो बोर्ड का मटेरियल है उसके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसीलिए तो हम लिख पा रहे हैं। सर काश ऐसा कुछ हो जाता कि आप लिख ही ना पाते, इस पे स्मार्ट बोर्ड वहां पे काम चल रहा है। ठीक है, तो हर चीज का अपने पास एक ना एक सोल्यूशन होता ही होता है। ठीक है, चलो, सोना एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट से हम बताएंगे वेटेबिलिटी। ठीक है, वेटेबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू वेट द सरफेस। ठीक है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो सरफेस को गीला करेगा। समझ आई बात? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है वेटेबिलिटी, नाम से ही काम पता है सर, एबिलिटी टू वेट द सरफेस, एबिलिटी टू वेट द सरफेस। ओके, इसी को हम बोलते हैं वेटेबिलिटी। जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा उसकी वेटेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, वेटेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू वेट द सरफेस। ये किन बातों पे निर्भर करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे और सरफेस ऑफ नेचर, है ना, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ओके, इन बातों पे निर्भर करता है। तो एबिलिटी टू वेट द सरफेस ये किन बातों पे निर्भर करता है? वेटेबिलिटी, है ना, तो वेटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, एक लाइन और लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे वेटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन angle of contact and nature of surface in contact and
एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। तो समझना है एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे सर। वाटर का सरफेस, वाटर जिस सरफेस से कांटेक्ट में, ठीक है, वाटर जिस दीवार से कांटेक्ट में उस पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, और वाटर के सरफेस के अराउंड टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, जो मैंने इसका माना। उन दोनों के बीच में लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है, लिक्विड देखो एक एंगल ये भी हो सकता था, लेकिन लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। बीकर की दीवार और वाटर सरफेस के बीच, है ना, बीकर की दीवार पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वाटर सरफेस पे, लिक्विड के अंदर बनने वाला एंगल कांटेक्ट एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये है कांटेक्ट एंगल, नोट डाउन करो फटाफट। अब मैं अभी अभी मैंने समझाया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री है तो सरफेस को गीला करेगा या नहीं करेगा, भाई हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ओके। जैसे आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, इसके बराबर, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए तो क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं सर, वो चलने के लिए तैयार है, वो चल नहीं रहा, चलने के लिए क्या है, बस जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मूविंग, ओके। तो इसी तरीके से हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, 90 डिग्री है ना, कुछ लोग होते हैं ना इधर के ना उधर के, ठीक है, बीच में, ओके। तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें, उनके सामने उनकी बातें, ना ट्रस्ट नहीं रहता, ठीक। तो कुछ कह नहीं सकते यार किधर जाएगा ना, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, ओके। चलो हो गया, बढ़िया, ठीक, ठीक। मान लो एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, ग्लास प्लेट पे आपने वाटर को रख दिया, वाटर को रखा तो कुछ ऐसा पड़ना है, ठीक, ये क्या वाटर है, ठीक, ओके, ये वाटर है, ये पानी की बूंद है, ओके, ये ग्लास प्लेट है। तो देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अब मैंने बोला पानी जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उस सरफेस के अलाउंड क्या करोगे, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करो भाई साहब इस पे, ठीक है, लिखना नहीं, इधर ध्यान दो। एक ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के ऊपर पानी की बूंद रखी हुई, ठीक है। अब देखा सर वाटर ड्रॉपलेट कुछ ऐसा दिख रहा है, तो पानी जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उस सरफेस से क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। और जो लिक्विड का सरफेस है, जो लिक्विड का कर्व पाथ है ना, जैसे कर्व लिक्विड है, ठीक है, उसके अलाउंड भी क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच में लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है, लिक्विड के अंदर जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या है, लेस देन 90 डिग्री, बोले तो एक्यूट एंगल। तो जो वाटर क्या कर रहा है, ग्लास प्लेट को गीला कर रहा है, ग्लास प्लेट से चिपकने की टेंडेंसी रख रहा है, समझ में आई बात, ओके। तो यहाँ पे बोलेंगे ना एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, बोले तो एक्यूट एंगल। तो ये वाटर ड्रॉपलेट क्या कर रहा है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट से इन दोनों टेंजेंट के बीच में होता था और इनसाइड द लिक्विड होता था। तो वाटर सरफेस को गीला करने की टेंडेंसी रखता है, ओके। ऐसे लिखनी है छोटी छोटी बातें। वाटर हैज टेंडेंसी टू वेट द ग्लास प्लेट, ठीक है, उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, चलो। अब अगर ग्लास प्लेट के ऊपर मैंने मरकरी को रख दिया तो क्या होगा, ठीक है, मैंने अभी बता मरकरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा था, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ओके। चलो फिर से ग्लास प्लेट लेके आते हैं, ठीक, चलो एक ग्लास प्लेट लेके आते हैं, अपने पास ग्लास प्लेट की कमी नहीं है, ठीक है, दो लाइन ही तो खींचना, ग्लास प्लेट तैयार, ओके। अब इस पे हमने क्या किया, मरकरी ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मरकरी, मरकरी लेके, मरकरी को ऐसे हाथ से नहीं छूना है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस केमिकल है वो, ठीक है, सुनने में ऐसा वो नर्व से अटैक करता है सीधा नर्वस सिस्टम को, है ना, और निकल लोगे,
पता चला डॉक्टर बनने से पहले ही पेशेंट बन गए। चलो ये देखो, ये मान लो मरकरी, ठीक है। ओके, चलो इधर ध्यान दो, ये मरकरी। अब मरकरी जिस ग्लास प्लेट के सरफेस से कांटेक्ट में है, उस सरफेस पे क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करो, यस सर ड्रॉ कर लीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। अब मरकरी का जो सरफेस है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है सर ड्रॉ कर लिया सर। और कुछ बताइए सर। हाँ, अब इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए, कौन सा एंगल? लिक्विड के बीच में, लिक्विड के बीच में यही तो एंगल बना है, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो एंगल बनता है इन दोनों टेंजेंट के बीच, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। और ये क्लियरली अपने को 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है, बोले तो कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो वेटेबिलिटी किस बात पे निर्भर करती है? वो इस बात पे निर्भर करती है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, और जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनका नेचर कैसा है। ओके, इस बात पे वो डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आया। तो वाटर, मर्क्यूरी है ना, लिखेंगे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सरफेस को गीला करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, सरफेस को गीला करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे 3 बार। मर्क्यूरी ग्लास प्लेट की सरफेस को गीला करने की टेंडेंसी नहीं है उसके पास, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। टेंडेंसी नहीं रखता है। चलो नोट डाउन करिए। तो मर्करी ग्लास प्लेट है ना, मर्करी सरफेस, कौन सा सरफेस? ग्लास प्लेट। मर्करी ग्लास प्लेट को गीला करने की, मतलब ग्लास प्लेट से चिपकने की टेंडेंसी नहीं इसकी, जबकि वाटर प्लेट क्या कर रहा है? ग्लास प्लेट से चिपक जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करता होगा? कोहेसिव फोर्स। और यहाँ पे एडहेसिव फोर्स। ठीक है। कैपिलरी क्या होता है सर? ये ट्यूब होता है जिसकी रेडियस बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, ए ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी। ठीक है, ओके। कुछ आया ना? कैपिलरी एक्शन पर नहीं आया। ठीक है, तो कैपिलरी क्या होता है? ए ट्यूब ऑफ ग्लास of very small radius, ऐसे लिखो, a tube of very small radius, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ओके। अब मान लो एक बीकर में आपने पानी को फिल किया, ठीक है, आपने एक बीकर में पानी को फिल किया और बीकर में कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया। तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर क्या होता है? राइज होता है। ठीक है, ओके। मान लो बीकर लिया, समझ आ रहा हूँ? मान लेगा आपने बीकर लिया, बीकर में आपने वाटर को फिल किया। ठीक, मान लो कोई लिक्विड फिल किया, कोई लिक्विड को फिल किया आपने। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर, ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर आपने वो कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया। ठीक है, वो ट्यूब होती है, ठीक है, पतली सी। ठीक है, चलो आपने उस ट्यूब को इंसर्ट किया। चलो मान लीजिए ये वो ट्यूब है, ओके। ये क्या है? ट्यूब की रेडियस। क्या है ये? ट्यूब की रेडियस, ओके। आपने इस ट्यूब को इंसर्ट किया और इस ट्यूब में क्या होता है? वाटर राइज करता है। ओके, इस ट्यूब में वाटर राइज करेगा, बातें नहीं मशीन। और सिंस ये ग्लास का ट्यूब है तो सरफेस कुछ इस तरीके से दिखा। ठीक है, इसमें वाटर राइज करता रहेगा।
ड्यू टू सरफेस टेंशन वाटर क्या करेगा, इसमें राइज करेगा। ठीक, और इसका जो टॉप सरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, कब तक इसमें राइज करता रहेगा वाटर, जब तक कि वाटर का वेट सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर ना हो जाए। ऊपर इसको कौन लेके जाए, सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, अब सरफेस टेंशन फोर्स देखो, ये मेनिस्कस कुछ ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। ठीक है ना, मेनिस्कस। ये जो कर्व सरफेस है कैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, अब सिंस कर्व सरफेस कुछ इस तरीके, देखो ये चिपकने की टेंडेंसी रख रहा है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बताऊं तो क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट है, क्या लेस देन 90 डिग्री है। ये जो लिक्विड है ये ट्यूब से चिपकने की टेंडेंसी रख रहा है, ड्यू टू दैट टेंडेंसी ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। ठीक है, कब तक इसमें वाटर के ऊपर की तरफ राइज करता रहेगा, जब तक कि वाटर का वेट सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर ना हो जाए, तब तक ये राइज करता रहेगा। और कितना राइज करेगा, मान लो h हाइट तक राइज करता रहा। ओके, सुन आई बात, अब यही अपने को h निकालना है। ठीक है ना, जैसे मान लो आप एक स्पंज को रख दो पानी में ना, आधा डुबा दो। ठीक है, इस स्पंज को पानी में आधा डुबा दो, देखोगे कुछ समय बाद तो पूरा गीला हो जाता है। ठीक है, एक स्पंज को पानी में आधा डुबा के रखो, कुछ समय के बाद वो स्पंज पूरा ही गीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पंज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, और वो पोर्स किसका, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, या आप लोग देखोगे पेड़ पौधे ना, बायो के बच्चे जो पेड़ पौधे है ना पानी पीते हैं, कैसे, जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें भी तो कैपिलरी एक्शन हो रहा है। समझ में एक बात, वो पानी को खींचता है ना ऊपर की तरफ, तो उसमें भी तो कैपिलरी एक्शन हो रहा है। बात समझ आ रही है, तो कब तक ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, जब तक कि ऊपर की तरफ लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स वाटर के वेट के बराबर ना हो जाए। वाटर का वेट अगर ऊपर की तरफ लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स बराबर हो जाए, बस फिर रुक जाए, क्योंकि ऊपर ले जाने वाला कोई फोर्स बचा नहीं ना। इसको ऊपर कौन लेके जा रहा था, सरफेस टेंशन फोर्स। ऊपर जाता है जाता है, एक समय तक वाटर इस ट्यूब में इतना फिल हो गया, सोचो धीरे धीरे इस ट्यूब में मास बढ़ रहा है ना वाटर का, इतना हाइट तक ये राइज हो गया कि जो वाटर का टोटल मास आया उसका वेट हमने निकाला। वो वेट अगर सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाए, बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, अब राइज होना रुक गया। समझ में आया, तब तक ये राइज करता रहेगा। ओके, चलो, तो ये जो मेनिस्कस है, अब सोचो ये ट्यूब है, ट्यूब कैसा है, सिलिंड्रिकल। सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ट्यूब कैसा है, सिलिंड्रिकल। तो जब मेनिस्कस से कैसा दिख रहा होगा अपने को, सर्कुलर दिख रहा होगा। जैसे ये ग्लास बॉटल है, ठीक, देखो ये ग्लास बॉटल, इसमें ये पानी फिल है। ठीक है, वो ऐसा ही तो ट्यूब होगा। ठीक है, हाँ, बस उसका रेडियस बहुत ही छोटा होगा, मिलीमीटर्स में होता है। ठीक है, उसको आपने इसको क्या किया, इंसर्ट किया, सोचो खाली है और इसको आपने इंसर्ट किया, तो जब ट्यूब में जो वाटर राइज किया वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है वाटर। हाँ, थोड़ा सा ये मेनिस्कस ऐसा दिखेगा इसको। ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड है वो ट्यूब से, ग्लास ट्यूब से चिपकने की टेंडेंसी रख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, यहाँ मेनिस्कस बिल्कुल ही फ्लैट है, बिल्कुल ही क्या है, फ्लैट। ओके, तो देखो ये जो बिल्कुल सर्कल जैसा दिख रहा है, सर्कल जैसा, सर्कल जैसा दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा हो, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखते थे, टी इंटू एल, टी इंटू एल। समझ में, और वो लेंथ कौन सा लेते थे, वो लेंथ जो सरफेस से कांटेक्ट में था। समझा, वाटर सरफेस से या लिक्विड सरफेस से कांटेक्ट में था, वो लेंथ लेते थे हम। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे ये देख लेते। ठीक, सोचो अगर मैं इसी को जूम करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे इसको जूम किया, ठीक है, तो कुछ ही ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये ट्यूब था। ओके, ये ट्यूब है, मान, ट्यूब में वाटर सरफेस राइज हुआ है। ठीक, ओके, अगर मैं इसको दिखाऊं तो बैकवर्ड साइड कुछ ही ऐसा दिख रहा होगा। ठीक, और इसमें वाटर सरफेस राइज, वाटर राइज हुआ है। ठीक, मान लो सर ये कुछ,
इसी को हमने जूम किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कब तक वाटर इसमें राइज करता रहेगा? जब तक कि वेट ऑफ द फ्लूइड इस कैपिलरी ट्यूब में जो फ्लूइड है वो सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर ना हो जाए। अब तुम खुद सोचो क्या करेंगे सर, इस पे हम क्या करेंगे? ये जो सरफेस वाटर जो है जिस सरफेस से कांटेक्ट में उस पे हम क्या ड्रा करते थे? टेंजेंट। फिर वाटर सरफेस पे हम टेंजेंट ड्रा करते थे, इस एंगल को हम क्या बोलते थे? कांटेक्ट एंगल। सर ये कांटेक्ट एंगल है तो ये भी कांटेक्ट एंगल। और याद हो सरफेस टेंशन फोर्स इधर ही लगता था क्या? अब पूरा एक सर्कुलर शेप में प्रोफाइल दिखेगा उसका सरफेस। जो दीवार है ट्यूब की वो सर्कुलर सिलिंड्रिकल है ना, तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो ऊपर जो लगने वाला फोर्स आएगा सर क्या आएगा? टी कॉस थीटा सी इंटू एल। अब एल क्या लिखेंगे? 2 पाई इंटू आर सर्कमफ्रेंस, लेंथ जो दीवार से संपर्क में है, जो कांटेक्ट में है वही लेंथ लेंगे। तो लेंथ क्या लिया आपने सर? टी कॉस थीटा से ऊपर तरफ लगने वाला फोर्स, सॉरी सरफेस टेंशन, और उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, टी कॉस थीटा सी इंटू 2 पाई आर, ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। अगर ये फोर्स क्या करे सर? वाटर के वेट को बैलेंस कर ले, जो कि कितना है? एम जी। मान ली कितना है? एम इंटू जी। और जो लिक्विड है उसकी रेशियो हमने क्या दे दिया? मान लो रो। ठीक है, तो सोचो ये जो पूरा वेट टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा सी बराबर क्या लिखेंगे? एम जी। समझ में आई बात? ओके। अब सिंस आपको पता है मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो जो इसमें मास राइज हुआ है, जो वाटर राइज हुआ उसका जो मास है वो कितना लिखोगे? सर ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस क्या है? आर है। क्या है? आर है। ठीक है, तो टी इंटू 2 पाई आर, ये वही रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का, इंटू कॉस थीटा सी बराबर मास, जो फ्लूइड जो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ उसका मास। सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखते थे? बेस एरिया इंटू हाइट। ये सिलेंडर का बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? एच। इतना ही तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सर ये वॉल्यूम आ गया इंटू जी। ठीक है सर, अपने को राइस चाहिए था, कितना राइस हुआ? ठीक है, सुनारी बात। पाई और पाई पाई, ठीक है, गए। आर से एक आर कैंसल, तो यहां बचा क्या? 2 टी कॉस थीटा सी। थीटा सी सफिक्स में सी का मतलब क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। बराबर बराबर क्या लिखेंगे? रो आर जी इंटू एच। अपने को यही एच तो चाहिए, बात समझ आ रही? तो रो आर जी को क्या करेंगे? डिवाइड। तो एच बराबर क्या आ गया सर? 2 टी कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाई आर रो जी। ठीक है, ये है हाइट ऑफ द एसेंट। ठीक है, इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ओके। तो यहां पे जो टर्मिनोलॉजी हम उसको बारे में लिख लेते हैं। एच क्या है सर? ये एच हाइट ऑफ एसेंट इन ट्यूब, हाइट ऑफ एसेंट इन ट्यूब। ओके, कितना ऊपर तक वाटर गया, ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन पे नहीं जाना है। डेरिवेशन इसलिए कराता था कि आपको समझ में अंदर क्या चल रहा है। कब तक ये ऊपर जाएगा? जब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसका भार, जो पानी का भार है वो सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर ना हो जाए। और सरफेस टेंशन फोर्स है 2 पाई आर इंटू टी इंटू कॉस थीटा सी, लेंथ 2 पाई आर। समझ में बात है? ओके, चले आगे। ठीक, तो सर यहाँ पे टी क्या है जरा एक बार बता ही दीजिए। टाइम है ना, सरफेस टेंशन, हाँ बोलना नहीं है, सरफेस टेंशन। टेंशन भी कई तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ सरफेस टेंशन बोलते। ठीक है, और थीटा सी क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर क्या है? रेडियस किसका?
कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके। और रो क्या है, किसकी, लिक्विड की, समझ आई बात, जो राइज हो रहा है लिक्विड उसकी डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जरूरी नहीं है कि इसमें राइज ही हो, फॉल भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे वाटर की जगह पे मर्करी ले लूं तो वाटर लेवल फॉल होता है, समझ में आई बात, ओके। चल, और एच आपको बता ही दिया, क्या है, हाइट ऑफ एसेंट इन द ट्यूब। जो लिक्विड है, सॉरी, जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन दे दे और ट्यूब के साथ कांटेक्ट एंगल दे दे, ट्यूब की रेडियस दे दे, लिक्विड की डेंसिटी दे दे, तो क्या आप हाइट ऑफ एसेंट या डिसेंट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। चलो, अगर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में कुछ नहीं होता, ठीक है, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट हम क्या लेंगे, 0 डिग्री, क्या लेंगे, 0 डिग्री, समझ में आई बात। तो नोट लगा के लिख लेंगे, है ना। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned in question, if nothing is mentioned in question about angle of contact, about angle of contact, then take it as 0। बोले तो that is एंगल ऑफ कांटेक्ट हम क्या ले लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं लिक्विड चेंज नहीं कर रहा हूं, बोले तो सरफेस टेंशन नहीं चेंज हुआ, ना तो डेंसिटी चेंज हुआ, ना ही एंगल ऑफ कांटेक्ट, भाई लिक्विड ही चेंज नहीं किया तो टी, थीटा सी, रो ये सब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो हाइट है, इफ ऑल द पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, तो हाइट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ओके। हाइट जो है एसेंट, एसेंट इन द कैपिलरी ट्यूब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अगर आर कम, अगर रेडियस ऑफ द ट्यूब कम होगी तो एच क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एच क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा, ठीक है, लिख लेना सही से। तो कभी कभी क्या होता है, कहता है क्वेश्चन को हमने, ये जो सेटअप है पूरा, ये जो कैपिलरी ट्यूब और बीकर का ये जो पूरा सेटअप है, इसको हमने क्या रख दिया, लेफ्ट में रख दिया, क्या रख दिया, लेफ्ट में, कहा रख दिया, लेफ्ट में रख दिया, तो क्या होगा, हाइट ऑफ एसेंट या हाइट ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि पूरा सेटअप हमने लेफ्ट में रख दिया और लेफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, लेफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, तो एच क्या होगा, ये पूछना, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, तो वहां पे सारा खेल किसका होता है, ये बताएगा जी, इफेक्टिव का, चल रहा। चलो चलो, अब मैं इस if the whole setup, if the whole setup is kept in left, if the whole setup is kept in the left, अगर मैं पूरे सेटअप को कहां रख दूं, लेफ्ट में, तो क्या होगा देखेंगे, ठीक, मान लो इसको हमने लेफ्ट में रख दिया, ठीक है। चलो चलो, ठीक, मान लो भाई साहब ये लेफ्ट है और लेफ्ट में हमने रख दिया, ठीक है। और 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। पहला, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, अब सिंस आप लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे, अभी अभी डिराइव किया कि h बराबर क्या होता है, 2t cos थीटा c by r रो g, ये पढ़ा, ओके। अब जब मैं इस पूरे सेटअप को लेफ्ट में रखूं, ठीक है, पहला, इफ द लिफ्ट, मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ द लिफ्ट इज accelerating in upward direction, in upward direction,
विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए। तो क्या होगा, अब सोचो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो वाटर इसमें राइज हुआ, जो लिक्विड इसमें राइज हुआ उसके ऊपर के जो वेट लग रहा था, सोचो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडी होती थी उस पे फोर्स किधर लगता था, जिस तरफ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आई बात? स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट याद करो, बस रुकी हुई है, अचानक से बस चलती, बस किस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तुम किधर गिरते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर किधर फोर्स लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो सिमिलर यहाँ पे हो रहा, सर अभी ये रुका हुआ लिफ्ट था, अचानक से लिफ्ट चलना स्टार्ट करता है, तो ये जो यहाँ पे लिक्विड इसमें फिल हुआ था जिसका मास था m, उस पे सर एक वेट तो नीचे की तरफ लग ही रहा है mg, एक फोर्स और लगा m इंटू ए, है ना, ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऊपर तरफ जा रहा है, तो जो बॉडी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, m इंटू ए, समझा? तो जो नेट फोर्स नीचे की तरफ आओ क्या, m ब्रैकेट में g प्लस ए। तो इस केस में जो g इफेक्टिव होता है, g इफेक्टिव क्या होगा, g प्लस ए। ओके, तो जो हाइट ऑफ एसेंट है क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा c अपॉन में r रो इनटू g इफेक्टिव। अब सिर्फ इस केस में यहाँ पे g इफेक्टिव क्या निकाला, 2t cos थीटा c डिवाइडेड बाय r रो g प्लस a, ये आएगा आंसर। समझ में आया? अब दूसरा केस, अगर लिफ्ट क्या हो रहा है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, if lift is accelerating, if lift is accelerating in downward direction, in downward direction, then downward direction with acceleration e, then अब सोचो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा, लिफ्ट अब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ध्यान देना आप सभी लोग, अब लिफ्ट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जेक्ट पे ये जो मास इसमें राइज हुआ था उस पे फोर्स एडिशनल किधर होगा, एम ए, तो जब नेट फोर्स, नेट वेट आया वाटर का वो कितना आएगा, mg माइनस ma, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बात, mg तो लग ही रहा था, अब ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लग गया, तो जो बॉडी है उस पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, m इंटू a, तो जो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, नेट है ना, अगर मैं बोलूं w नेट है ना, वाटर का जो नेट वेट नीचे की तरफ आएगा, अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, mg माइनस ma, तो जो g इफेक्टिव आएगा यहाँ पे m इंटू जी इफेक्टिव, क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एम इंटू ए, अगर m को मैं कॉमन ले लूं, एम जी माइनस एम ए लिखो यहाँ पे, m इंटू जी इफेक्टिव बराबर एम जी माइनस ए, एम से m, तो जी इफेक्टिव क्या आ गया यहाँ पे, g माइनस ए, तो जो हाइट ऑफ एसेंट है वो कितना हो जाएगा, 2t cos थीटा c डिवाइडेड बाय r रो g माइनस। अब सोचो ये वैल्यू कम हुई तो हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा वो राइज करेगा उसको, और तुमको दिखना चाहिए सर कि नीचे की तरफ जा रहा है लिफ्ट, तो इस पे एक एडिशनल फोर्स ऊपर की तरफ, एक तो जब स्टेशनरी था तो ये राइज हुआ, अब ऊपर का भी फोर्स और आ गया, और ज्यादा राइज होगा, ठीक। अब कितना, कई बार क्या होता है, जो कैपिलरी ट्यूब है वो इनसफिशिएंट हाइट की होती है ना, मान लो वाटर का राइज आपने फार्मूला में पुट किया और निकाला हाइट ऑफ एसेट है 20 सेंटीमीटर, और जो आपने कैपिलरी ट्यूब लिया था वो कितना था, 15 सेंटीमीटर का, तो क्या ओवरफ्लो कर जाएगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब केस नंबर 3, सर क्या होगा अगर फ्री फॉल हो जाए, केस नंबर 3, अगर मैं यहां पे लिखूं केस नंबर 3, इफ द लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, इफ द लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, फ्री फॉल का मतलब रस्सी को हमने कट कर दिया, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अब जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस जी, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, तो हाइट ऑफ एसेट क्या आएगा, 2t
cos थीटा c डिवाइडेड बाय r रो g इफेक्टिव। सर g इफेक्टिव तो 0 है और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो क्या आता है इनफाइनाइट। तो सर क्या वाटर इनफाइनाइट तक राइज होता रहेगा? नहीं, जितनी हाइट है कैपिलरी ट्यूब की वो मैक्सिमम उतनी हाइट तक राइज होगा। ठीक है, तो लिक्विड कितनी है अब सोचो ना, यहाँ पे अगर मैं पुट करूं वैल्यू h बराबर 2t cos थीटा c अपॉन में r रो इनटू 0, इस हिसाब से तो h इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या इनफाइनाइट तक हाइट है क्या अपने पास ट्यूब की? नहीं ना। तो जितना अपने पास कैपिलरी ट्यूब तो जो वाटर है वो बिल्कुल टॉप सरफेस तक क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, तो इस केस में आप लोग नोट लगा के लिखे ना, वाटर विल राइज टू द टॉप सरफेस ऑफ द ट्यूब। ओके, क्योंकि सरफेस, बताओ भाई राइज क्यों हो रहा है? सरफेस टेंशन कारण हो रहा है ना, और सरफेस टेंशन किसके अंदर लग रहा है? ट्यूब के अंदर लग रहा है ना। ट्यूब तो अपने पास जितनी हाइट की बस उतना हाइट तो पूरा राइज कर जाएगा। समझ आई बात? अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, इफ द लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, तो जो हाइट ऑफ एसेंट आएगा वो क्या आएगा? वाटर विल राइज टू द टॉप सरफेस ऑफ ट्यूब, टॉप सरफेस ऑफ ट्यूब, बिल्कुल टॉप तक राइज कर जाएगा। ओके, तो तीन केसेस देखा। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव क्या है? जी प्लस ए। तो जी इफेक्टिव क्या है? जी प्लस ए। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव क्या है? जी माइनस ए। अगर लिफ्ट फॉल फ्री फॉल कर रहा है तो जी इफेक्टिव क्या है? 0। ओके, तो जब लिफ्ट फ्री फॉल करना होगा तो जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें वाटर बिल्कुल ट्यूब के टॉप सरफेस तक राइज कर जाएगा। सर ओवरफ्लो क्यों नहीं किया? पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो सिर्फ ट्यूब के अंदर ही तो लग रहा है, राइज क्यों? ड्यू टू द सरफेस टेंशन फोर्स। अब सरफेस टेंशन फोर्स ट्यूब के बाहर तो अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए पूरा टॉप सरफेस तक राइज कर जाएगा। ओके, अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब दे देता है। ठीक है, ओके, कुछ टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं।